इंसान इतने स्वार्थी क्यों होते हैं? इंसान इतने स्वार्थी इसलिए होते हैं, उसका सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया है, और करप्ट सॉफ्टवेयर का नतीजा जो है वो स्वार्थ के रूप में दिखाई देता है। ये समझ पाना इंसान के लिए मुश्किल हो गया है कि हित में ही हित होता है और अहित में ही अहित होता है, या न देख पाने का जो नतीजा होता है, या तो यह न देख पाने का जो बिहेवियर होता है, उसी को हम स्वार्थ बोलते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर है, 1000 रुपए की चीज का 1500 ले लेता है, तो उसको लगता है मेरा स्वार्थ में दूंगा, मुझे कितने पैसे मिलते हैं। वो सामने वाला कस्टमर का नहीं देख रहा है, पर उसको पता नहीं है एक बार में वो 500 रुपए ज्यादा कमा के हमेशा के लिए वो कस्टमर गंवा भी सकता है। तो उसको ये समझ नहीं है कि मैं अपना न्यायपूर्ण फायदा लेके उसके साथ संबंध बनाए रखूं या अन्यायपूर्ण डील करके संबंध कम कर दूं। तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हित में ही हित है और अहित में ही अहित है। ये करप्ट क्यों हुआ है? हमारा लॉजिकल ब्रेन का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही एक्टिवेट करता है, और लॉजिकल ब्रेन कभी इमोशनल ब्रेन का जगह नहीं ले सकता। तो हम मशीन बनते जा रहे हैं और मशीन को संवेदनाएं नहीं होते हैं, तो हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं। पूरा इंसान कभी स्वार्थी नहीं होता। पूरा इंसान क्या वो निस्वार्थ होता है? नहीं, वो स्वार्थी भी नहीं होता, वो निस्वार्थ भी नहीं होता, वो विवेकपूर्ण होता है। वो अपना भी हित देख सकता है और सामने वाला का भी हित देख सकता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन का सही इस्तेमाल करने वाला ये जानता है कि हित में ही हित होता है। और आप भी आसपास की दुनिया में देख लो, स्वार्थी लोगों को लगता है कि मेरा स्वार्थ किसी को पता नहीं होता, और हम देख पाते हैं कि सबको पता है कि इंसान स्वार्थी है, हाँ या ना? तो नुकसान में है कि नफे में है? एट ऑल। इस दुनिया में देने वालों ने ज्यादा पाया है कि लेने वालों ने ज्यादा पाया है? इस दुनिया में देने वालों ने ज्यादा पाया है कि लेने वालों ने पाया है? तो उसको एक करप्ट सॉफ्टवेयर है, उसको पता नहीं है कि देने से ज्यादा मिलता है। तो हर किसी को स्वार्थ का मतलब क्या? मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, तो ज्यादा मिलने के लिए ज्यादा देना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर सही है, ये करप्ट हो चुका है, तो समझ नहीं होती है, और नासमझी को ही स्वार्थ कहते हैं। इसी नासमझी को स्वार्थ कहते हैं। हेयर बड़े क्यों होते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस सारी चलती रहती है, तो हेयर बड़े होते हैं, पर इसका मैं अलग छोर आपको बताऊं। आपको मालूम है एंट्रोपी वर्ड सुना है आपने? एंट्रोपी वर्ड सुना है आपने? किसने एंट्रोपी ऐसा वर्ड सुन रखा है? नहीं सुना? आगे पढ़ोगे साइंस में तो आएगा। साइंस में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब यह है कि पूरा जो यूनिवर्स है वो कॉम्प्लिसिटी से सिंप्लिसिटी की ओर जाता है, सक्रियता से निष्क्रियता की ओर जाता है। जैसे ये अर्थ अभी घूम रही है, तो हर साल वो धीमी हो रही है, और एक वक्त आएगा कि वो रुक जाएगी। सन अभी जल रहा है, मतलब सन में अभी केमिकल प्रोसेस है, तो केमिकल खत्म हो रहे हैं, और 50 करोड़ साल का आयुष्य उसका सन का बोलते हैं। 50 करोड़ साल बाद हम देखेंगे तो वो वहां नहीं होगा, उससे पहले हम होंगे कि नहीं, वो सवाल है। इसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो पूरे यूनिवर्स का नेचर ये है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ता है। जैसे कि ये मकान है, अगर उसको कुछ ना किया जाए तो भी उसमें कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पर अपने आप गिर जाएगा, और वो धीरे धीरे धूल भी बनता जाएगा। तो पृथ्वी वापस धूल वाली हो जाएगी, हजारों साल लगेंगे, पर जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। उसको बोलते हैं एंट्रोपी। पर चेतना यानी सजीव एक ऐसी चीज है इस प्लेनेट पर जो सबसे पहले सिंपल था, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, यानी वो यूनिवर्स के नियम से अगेंस्ट चलता है। अगर इंसान को मारना गलत है तो हम इस इंसान को क्यों मारते हैं जो इंसान को मारता है? को मारना गलत है तो हम उस इंसान को क्यों मारते हैं जो किसी को मार देता है? जैसे किसी ने किसी को मार दिया तो उसको फांसी हो जाती है, तो अदालत तो इसे मारती है। इंसान को मारना तो गलत ही है। तो बहुत से देशों में इसी लॉजिक को लगाकर फांसी बैंड है कि हम किसी को फांसी नहीं दे सकते। हाँ, अव्यवस्था को रोक सकते हैं, तो उसको जेल में रखे क्योंकि दूसरे को ना मारे इसलिए, और आगे जाके और अपराध ना करे इसलिए। पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर फांसी नहीं लगाई जा सकती। हमारे यहाँ भी बहुत बार ये इंडिया में भी ये मुद्दा आया है कि फांसी हमें बैन करनी चाहिए, फांसी नहीं लगानी चाहिए। पर इसमें लॉजिक क्या है? या तो इसमें व्यवस्था क्या है, या तो समझ क्या है। अदालत क्या करती है? वो न्याय करती है कि व्यवस्था को मेंटेन रखती है? वो न्याय नहीं है,
हम बोलते हैं जस्टिस, पर एक्चुअली वो जस्टिस नहीं हो। हमारी सारी सरकार व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था को संभाल के रखती है। व्यवस्था इसमें रहती है कि एक इंसान बहुत सारे लोगों को अगर मार देता है या तो बहुत क्रूर अपराध करता है और ऐसी बात और फैलेगी तो कितने सारे लोग मरेंगे। कितने सारे लोगों के मारने से एक इंसान को मारना अच्छा है, इसलिए उसको मारते हैं। इंसान को मारना गलत है, पर बहुत सारों को बचाने के लिए एक को मारना सही है। बहुत सारे को बचाने के लिए एक को मारना सही है, तो वो एक को मार नहीं रहे हैं, बहुत सारे को बचा रहे हैं। लश्कर में भी ऐसा होता है ना, जहां अपराध नहीं है वहीं भी ये नियम तो होता ही है। जैसे किसी एक लश्कर के एक आदमी को ऐसा लगता है कि मैं एक अगर आगे बढ़ जाऊं तो बहुत सारे मेरे दोस्त या तो मेरे साथी सोल्जर बच सकते हैं, तो वो आगे बढ़ जाता है। फैमिली में भी हम ऐसा करते हैं ना। अगर आप पर कभी ऐसा आ जाए कि आपके एक की जान जाने से पूरी फैमिली बच सकती है, तो आप क्या करोगे? मेरा घर ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करोगे। तो ये व्यवस्था है। इस समझ से बहुत सारे को बचाने के लिए किसी एक को मारते हैं ऐसा। और इसलिए हमारे यहाँ बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ऐसा लिखा है। रेयर केस में नहीं फांसी देनी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही फांसी देनी है। और इतनी प्रोसीजर ही इतनी है उसकी लंबी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए तो फांसी की सजा सुनाने के बाद 2-2, 5-5 साल बाद फांसी मिलती है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। इतने सारी प्रोसीजर है, मतलब राष्ट्रपति की परवानगी लेनी होती है और ऐसे, मुझे सारी नहीं मालूम है, पर बहुत सारे प्रोसीजर है। इसीलिए प्रोसीजर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, ऐसा है। ठीक है सर, अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी के नीचे बहुत गर्मी है और बहुत सारा लावा है, और हमारी जो सतह ऊपर की सतह है वो ही हार्ड है, उसमें बहुत सारे प्लेट है। घर पे कभी सुखड़ी बनाई है? तो वो सुखड़ी जैसे प्लेट में लगी हुई है ना, ऐसे पूरी प्लेट पे सुखड़ी धरती नाम की लगी हुई है। तो नीचे जब कुछ हिलता है लावा वगैरह, तो उसकी वजह से वो प्लेट हिलती है और उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं। वो तो पढ़ने भी आएगा आपको। ठीक है, और कुछ? अगर हमारा दिमाग 100% से वर्क करने लगे तो क्या क्या हो सकता है? एक आप लोग देखना, लूसी करके एक मूवी आई थी हॉलीवुड में, उसका हिंदी डबिंग भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी शायद है। उसमें यही कंसेप्ट है कि एक लड़की होती है जिसको कोई ऐसा केमिकल मिल जाता है कि उसका दिमाग का काम करने का तरीका बढ़ता जाता है। तो उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि हमारा दिमाग 10% ही काम करता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए, जैसे अभी आप मोबाइल के रेज जो आते हैं वो देख पा रहे हो, कुत्ता हमसे ज्यादा सूंघ पाता है। उसी तरह से अगर दिमाग और बढ़ जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो चीजें भी देख सकते हैं जो आम आंखों से या तो आम दिमाग से हम नहीं देख सकते। ऐसा होता है। आपका बॉडी पर कंट्रोल बहुत बढ़ जाएगा। जैसे योगा वाले कुछ लोग करते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर अलग हो सकता है और राइट हैंड का टेम्परेचर अलग हो सकता है। अपना दिमाग की कंट्रोल से वो बॉडी पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस मूवी में तो ऐसा दिखाया गया है कि वो लड़की जो होती है ल्यूसी, वो अपने बॉडी को कैसे भी शेप कर सकती है। वो यहाँ पर वो मछली की फिन बना सकती है, दिमाग 100%। तो ये एक मूवी था। हम आम नज़र से देखा जाए कि दोनों दिमाग, अगर 100% दिमाग का यूज़ किया जाए तो इतनी कैपेसिटी है कि जिसका अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आइंस्टाइन के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने दिमाग का काफ़ी यूज़ किया। अब वो चीज़ पाए जो आम कभी देख पाए, जो आम लोग नहीं देख पाए। उन्होंने देखा कि एनर्जी और मास का रिलेशन क्या है। अब ये देखो, हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा था कि प्लेनेट 9 ही है। तब ना तो टेलीस्कोप था, ना तो कोई ऐसा साधन थे कि वो देख पाए। तो किस दिमाग से देख पाए कि 9 ही है? अब बहुत सारे सालों बाद टेलीस्कोप वगैरह बना तो लोगों ने देखा तो हाँ, प्लेनेट तो 9 ही है। 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले बिना किसी साधन के कहना कि प्लेनेट 9 ही है, और बहुत सालों बाद ये निकलना, इस दोनों के बीच जो सत्य है वो बहुत बड़ा है। तो किस नज़र से देखा होगा? तो ऐसा हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा ना कोई साइंस है, ऐसा ना कोई डेटा है, ऐसा ना कोई आधार है कि हम ये कह पाए कि 100% दिमाग से क्या क्या हो सकता है। पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है, इतना पक्का है। ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम कैसे जी पाते? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान ज़्यादा है कि एनिमल ज़्यादा है? टोटल मास में एनिमल ज़्यादा होंगे कि इंसान ज़्यादा होंगे? सारे एनिमल्स गिन लो तो एनिमल ज़्यादा है। अब एनिमल ज्यादा है कि ट्रीज पौधे ज्यादा है? अब ट्रीज पौधे ज्यादा है कि जमीन ज्यादा है, जमीन पानी ज्यादा है? इसको कितना मजेदार तरीके से बनाया गया है। जमीन पानी किसको चाहिए?
ट्रीज को, तो ट्रीज जितने हैं उससे ज्यादा जमीन पानी ऑलरेडी रखे गए हैं कि उसको जितना चाहिए ले ले। सीक्वेंस देखो, अब एनिमल्स क्या लेते हैं? ट्रीज को, तो एनिमल से ज्यादा ट्रीज है, जितना चाहिए ले ले। अब हम एनिमल और ट्रीज को दोनों को यूज करते हैं, तो हमसे ज्यादा एनिमल और ट्रीज है और जमीन भी है। तो इस नेचर में सब कुछ इतना रिदमेटिक है, इतना हार्मोनियस है कि आपके उसको पूजा करने का मन करता है, और उसी पूजा के भाव को नाम दिया गया है ईश्वर। मतलब इतना साइंटिफिक है ये। अब देखो इस नजर से तो भाव बनता है कि क्या कमाल किया। मैंने आपको बोला 10,000 से ज्यादा प्रोसेस चलती रहती है आपकी बॉडी में। इतनी मेहनत के बाद आप इस प्लेनेट पर आए। आपसे पहले जमीन बनाई गई, जमीन थी नहीं इस प्लेनेट पर, जमीन पहले थी नहीं, ये गैस का गोला था, वो मालूम है, धूल मिट्टी का गोला था। पहले जमीन बनाई गई आपके लिए, फिर आपके लिए पानी बनाया गया, फिर आप आने वाले हो तो बाहर फूल बरसाओ करके वनस्पतियां बनाई गई, ट्रीज बनाए गए। फिर आप अकेले मजा नहीं आएगा, लेदर जैकेट की बार होती है तो बात ही कुछ और होती है, तो आपके लिए एनिमल्स बनाए गए। और जब पूरा स्टेज तैयार था तब आपको उतारा गया है इस प्लेनेट पर। अब इस प्लेनेट की वाट मत लगाया करो, यह है कुदरत। और इसीलिए भाव बनता है तेरी पनाह में हमें रखना वाला। समझ में आया? ठीक है। What is truth? ठीक है, व्हाट इज ट्रूथ? देखो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। विज्ञान ने अपनी तरीके से आंसर दिया गया। मेरे हिसाब से उसको सारांश करो तो एक ही आंसर बनता है, नियम ही सत्य है। नियम ही सत्य है। इस पूरी दुनिया में सब कुछ चलता है तो नियम से चलता है, हाँ या ना? जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूटन के आसपास नियम से घूमता है, हाँ या ना? तत्व नियम से बनते हैं, वनस्पति नियम से बनती है, हम नियम से जी रहे हैं, हाँ या ना? नियम यानी नेचुरल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं। इस पूरी दुनिया में सब कुछ नियम से है, तो हम कह सकते हैं कि नियम ही सत्य है। दूसरा कह सकते हैं इस दुनिया में सब कुछ सक्रिय है, एक्टिव है, क्रियाशील है, फंक्शनल है। यहां आपको लगता है कि सब कुछ कोई स्थिर नहीं है, मतलब ये दीवार आपको हार्ड लग रही है, वो एक्टिव सक्रिय है कि निष्क्रिय है? दीवार जो है वो हिल रही है कि नहीं हिल रही है? अब वो दीवार जो है वो न्यूटन प्रोटॉन से ही बनी है, उसको अंदर इलेक्ट्रॉन है तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? इस दीवार के अंदर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? तो वो हिल रही है कि नहीं हिल रही है? इस दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हिल नहीं रही है। तो क्रियाशीलता ही सत्य है। ऐसे बहुत सारे आंसर दिए गए हैं। हमारे आपकी उम्र के लिए ये है, हितकर सारी चीजें सत्य है, हितकर ना हो वो सारी चीजें असत्य है। हितकर का मतलब समझ में आता है? आपके लिए जो फायदेमंद हो जीवन के रूप में, आपके लिए जो जीवन के रूप में फायदेमंद है वो सारी चीज आपकी उम्र के हिसाब से आपको ऐसा लेना चाहिए। आपकी उम्र के हिसाब से आपको ऐसा लेना चाहिए, आपके जीवन के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए जो फायदेमंद है वो सारी चीज़ें आपके लिए सत्य है, और उसी में जो नुकसानदेह है वो सारी चीज़ें आपके लिए असत्य है। इतना इस एज के लिए आपको रखना चाहिए। बाकी के 60 के बाद में चर्चा करना, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, वो 60 के बाद सत्संग करना। पर अभी इतना ले लो तो बहुत है। पाठशाला कैसे फॉर्म की गई है? पाठशाला नेचर के नियम्स को जानकर उसका छोटा सा मॉडल बनाने के प्रयास में फॉर्म की गई है। नेचर के सारे नियम जानकर, मतलब नेचर में जो नियम है उसी नियम से क्या कोई संस्था, कोई एटमॉस्फेयर, कोई संस्कृति बनाई जा सकती है, कोई लाइफस्टाइल बनाई जा सकती है? तो बोले हाँ बनाई जा सकती है। जैसे हम नेचर में एक्चुअली क्या है, हर पदार्थ का एक गुणधर्म होता है, उसके नेचुरल फंक्शन होते हैं। जैसे लोहा है, उसका नेचुरल फंक्शन है, अगर उसको ऑक्सीजन के संपर्क में रखोगे, पानी के संपर्क में अगर उसको काट लगेगा, हाँ या ना? अब लोहा अमेरिका का होगा तो भी काट लगेगा, हिंदुस्तान का होगा तो भी काट लगेगा, 1000 साल पहले भी काट लगता था, 1000 साल बाद भी काट लगेगा। उसका नेचुरल फंक्शन है, उसको बोलते गुण धर्म, यानी उसका धर्म है। लोहे का धर्म है काट खाना। तो इंसान का धर्म क्या है? इंसान का धर्म है इस पूरी नेचर के साथ संवादिता से जीना। अब उस ऐसे जीने के लिए उसको क्या करना चाहिए? तो ऐसे जीने के लिए उसको अपने दो फैक्टर्स को जस्टिफाई करने पड़ेगा। एक तो उसको एक्टिव यहाँ पर एग्जिस्ट करना पड़ेगा,
जीना पड़ेगा और इवोल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो उसको दो साधन भी दिए गए, लेफ्ट और राइट ब्रेन। तो उस दोनों का सही इस्तेमाल करने वाला अगर कोई फंक्शन बनता है तो वो जीवन की बहुत अच्छी शैली बनेगी। पाठशाला जीवन की शैली के रूप में डेवलप की गई है। आप बहुत ध्यान से सुनना, जीवन की शैली के रूप में डेवलप की गई। आपको जीवन की शैली मिले, रिजल्ट आपको लाना है। क्यों लाना है? कि जिंदगी में आप रिजल्ट पाना सीख पाओ। रिजल्ट पाना सीख पाना मतलब अभी आपको परसेंटेज लाना है, फ्यूचर में आपको पैसे कमाने हैं, दोनों में डिजिट ही होंगे, हाँ या ना? तो आपको किसी ना किसी डिजिट को चेस करना सीखना है। दोनों में अभी आपको नहीं 90% मार्क्स लागने, आगे जाके आपको बोले 90,000 की सैलरी वाली, क्या तो 90 लाख की सैलरी वाली जॉब चाहिए, दोनों डिजिट ही है। अब डिजिट को कैसे चेस किया जाए वो आपको सीखना है, और उसके साथ वो डिजिट का चेस करने के बाद आप जीवन में पाना क्या चाहते हो उसके लिए आपको राइट ब्रेन यूज करना है। तो ऐसा एक फंक्शन है, पाठशाला को इस तरह से फॉर्म किया गया है। ठीक है। और हम धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं या स्लोली मरने की तरफ जा रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि हम रोज जी रहे हैं कि रोज रोज मर रहे हैं। आदमी जन्मता है उसके बाद वो जीना स्टार्ट करता है कि मरना स्टार्ट करता है? तो उसके रोज रोज उसके जीने के दिन कम हो रहे कि ज्यादा हो रहे? तो मरने की ओर जा रहा है कि जीने की ओर जा रहा है? सवाल है ना, सवाल है कि हम रोज रोज मर रहे हैं कि जी रहे हैं। आपके बॉडी के ना रहने के बाद बच जाए ऐसी चीज पैदा कर रहे हो तो आप रोज जी रहे हो, क्योंकि वो तो उसके बाद भी रह जाएगी। और आपके बॉडी के बाद ना रहे ऐसी कोई चीज में जिंदगी जितनी जा रही है उतना आप मर रहे हो। आप जी रहे हो कि मर रहे हो वो इस चीज पर निर्भर है। क्या कोई शाश्वत चीज, शाश्वत यानी हमेशा रहने वाली चीज का आप हिस्सा बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? ये सवाल है। क्या ऐसी किसी चीज का हिस्सा बन रहे हो जो आपके जाने के बाद भी रह जाए? गांधी मर गए कि जी रहे हैं? पूरे देश के नाम पे जी रहे हैं, पूरा देश उसके नाम पे जी रहा है या ना? आइंस्टाइन मर गए कि जी रहे? ये माइक्रोफोन बनाने वाला मर गया कि जी रहा है? किसी ना किसी तौर पर उसका अस्तित्व है, किसी ना किसी रूप में है। तो आपके बॉडी के खत्म होने के साथ खत्म ना हो जाए ऐसी कोई चीज पैदा कर रहे हो तो आप जी रहे हो। ये मेरी समझ है। सर मेरे दोस्त ने 2 दिन पहले कहा कि जो नेचर द्वारा जो होता है वो मैजिक होता है। जैसे ये पंछी उड़ रहे हैं तो एक मैजिक है, पर अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं या फिर उसे समझते हैं वो साइंस हो जाता है। तो एक्चुअल में मैजिक और साइंस में डिफरेंस क्या होता है? मैजिक और साइंस एक ही है। मैजिक फाइनल रिजल्ट है जिसे मैजिक बोलते हैं, और उसकी प्रोसेस को साइंस बोलते हैं। यानी मैजिक के प्रोसेस को समझ लेना, उसी का नाम साइंस है। ये पंछी उड़ रहे हैं साइंस ही है, मैजिक है। सॉरी, पहले लोगों को मैजिक ही लगता था ना, आज से 500 साल पहले। क्या उड़ रहे भाई, क्या ऊपर हो? फिर लोगों ने उसके पीछे का साइंस समझा, उससे बड़े बड़े पंछी बनाए कि नहीं बनाए? उससे बड़े बड़े पंछी बनाए कि नहीं बनाए? कुछ पंछी इतने बड़े हैं कि ऐसे टेरेस पे ना आए, उसके अंदर ट्रक घुस जाते हैं और सारे ट्रक के लेके उड़ता है और दूसरी जगह उतार देता है। मैजिक ही है। प्लेन, बड़े बड़े कार्गो प्लेन कितने बड़े होते हैं मालूम? 10-10, 15 ट्रक अंदर आ जाते हैं। और कुछ वो मछलियां आती जो पानी के अंदर घुसती है, वो पानी के अंदर कैसे जी रहे हैं? मैजिक। फिर अब सबमरीन बनती है, पानी के नीचे जाते हैं। नेचर को आप जितना समझ जाते हो ना, उतना नेचर आपके साथ, आपके कंट्रोल में आ जाता है। आपने वो अल्लादीन वाला जीन सुना है कि इसको घिसो तो वो आपको जो बोले वो देता है, मालूम है ना? वो अल्लादीन का जीन एक्चुअली और कुछ नहीं है, नेचर है। और उसको घिसने की प्रोसेस है, मतलब नेचर को समझने की प्रोसेस। नेचर को जितना समझ जाओ उतना ही आपको काम देने लगा। वो खुद का नेचर का समझ जाओ तो भी, खुद के नेचर को भी समझ जाओ ना तो खुद से काम लेना आ जाएगा। खुद के नेचर को अगर समझ जाओ तो खुद से काम लेना आ जाएगा, और बाहरी नेचर को समझ जाओ तो उससे काम लेना आ जाएगा। नेचर को आप जितना समझ जाते हो उतना ही वो आपका गुलाम हो जाता है। साइंस और मैजिक में इतना ही फर्क है, मैजिक फाइनल रिजल्ट है, उसकी प्रोसेस को जान लेना, उसी का नाम साइंस है। और प्रोसेस के जानने के बाद मैजिक रहता नहीं, क्योंकि मैजिक इसी को बोलते हैं जिसको समझ ना आए। समझ जाए उसके बाद हम उसको साइंस बोलने लगते हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये पूरा सेशन में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह सारी हुआ, आपको सब याद नहीं रहेगा।
पर समझ लो कि मैं ऐसे चल रहा हूँ और मेरा पैर इसमें आ गया और मैं गिर गया, तो वो याद रह जाएगा, हाँ या ना? तो मैं आपको मतलब 5 साल बाद भी पूछेंगे, वो टेरेस पर एक प्रोग्राम था नहीं, वो जिसमें अशोक सर गिर गए थे, बहुत मजा आया था, वो वाला तो याद रहे। ऐसा इसलिए होता है, जब मैं गिरता हूं तो आपका दिमाग चारों ओर से कम उस मोमेंट पर तो वहां आ जाएगा क्या हुआ। तो दिमाग का सेंट्रलाइजेशन ही कॉन्सेंट्रेशन है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े बच्चे हैं जो बड़े हैं 9th 10th 11th में आ रहे हो, दिमाग का सेंट्रलाइजेशन को ही कॉन्सेंट्रेशन कहते हो। दिमाग को सेंट्रलाइज रखने के लिए लाइफ को सेंट्रलाइज रखना पड़ता है, लाइफ को सेंट्रलाइज रखना पड़ता है। मतलब इधर घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, गाड़ी ऐसे वहाँ वहाँ कर रहे हो, तो आपको लगता है उतना ही टाइम बिगड़ा, उतना टाइम नहीं बिगड़ा, दिमाग बिगाड़ के लेके आया हो आप। तो कुछ उम्र के लिए लाइफ को बहुत सेंट्रलाइज रखो। पुराने जमाने में इसीलिए राजा महाराजों के बच्चे भी एक ही जगह पर रहे और गुरुकुल में पढ़ते थे, लाइफ सेंट्रलाइज रहे कुछ उम्र तक। अभी ऐसे ऐसे मत घुमा करो बहुत, कुछ उम्र तक लाइफ को सेंट्रलाइज रखने से दिमाग सेंट्रलाइज रहता है, और दिमाग का सेंट्रलाइजेशन ही कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसा रिसर्च है कि समझ लो आप 1 घंटा टीवी देखते हो तो आपका कितना टाइम बिगड़ता है। रिसर्च ये कहता है, न्यूरोलॉजी ये कहती है कि 1 घंटा अगर आप टीवी देखते हो तो उसके बाद आधे घंटे तक दिमाग कोई भी फोकस वाला काम नहीं कर सकता, आधे घंटे तक। जैसे एक कमरे में बहुत बंद अंधेरा है और तुरंत लाइट आ जाती है तो आपकी आंखें ऐसे हो जाती है ना थोड़ी देर के लिए, फिर आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो 1 घंटा टीवी देखने के बाद पढ़ाई के लिए आधा घंटा तो दिमाग को एडजस्ट करने में लगता है। तो ये सारी चीजें, वीडियो गेम की तो बात ही और है, होशियारी की तो बात ही और है, ईगो की तो बात ही और है, एटीट्यूड की तो बात ही है, सारी चीजें आपको आड़े आती है। तो बहुत नम्रता से सेंट्रलाइज रहकर, केंद्रित रह के 15-20 सालों तक आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। सर, अगर हमें आप कहते हो कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर हमें उसको पूरा ख़त्म करना है ऑल ओवर इंडिया में, तो हमें कितना टाइम चाहिए होगा कि पूरा करप्शन ख़त्म हो जाए और हम आसानी से सभी लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सकें? अगर हमें समझ लो एग्जाम्पल अच्छा काम करना है और इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं करप्शन मिटाना है, तो एक इंसान अगर लग जाए तो पूरे देश में कितने सालों में करप्शन को एंड करता है, वो उस इंसान की प्रभाविता पर डिपेंड करता है। जैसे गांधी जब देश में आए तब उसकी एज 45 थी और उसके बाद वो 80 आसपास, मुझे मालूम नहीं परफेक्ट, उस उम्र में डेथ हो गई। तो उसके 40-45 साल उन्होंने यहाँ पर बिताए, उससे पहले तो अफ्रीका वगैरह था। अब 40-45 साल में करप्शन क्या पूरा गवर्नमेंट को हिला के वहाँ फेंक दिया, वो उसकी प्रभाविता थी। हमें ऐसा करना चाहिए, हमारी प्रभाविता के सर्कल को बढ़ाना चाहिए। जैसे आपकी फैमिली से स्टार्ट करो, अपने फ्रेंड्स से स्टार्ट करो। अगर आप जीवन में कुछ उपलब्धियाँ लेते जाते हो और कुछ ऐसे लीडरशिप डेवलप करते जाते हो, इन्फ्लुएंस डेवलप करते जाते हो, तो आपकी इन्फ्लुएंस कितने उस पर होगा। ऐसा हो सकता है कि आप कोशिश करो कि पूरे देश में करप्शन हो जाए, ऐसा ना भी हुआ तो आपके स्टेट में हो जाए, ऐसा ना भी हुआ तो आपके सिटी में हो जाए, ऐसा ना भी हुआ तो कम से कम आपके फ्रेंड सर्कल में आप बात पहुंचाओ, कम से कम हम ये ना करें। ऐसा ना भी हो सकता तो आपकी फैमिली में हो जाए, ऐसा भी ना हो जाए तो कम से कम आप जो फैमिली बनाओ उसमें हो जाए, ऐसा भी ना हो जाए पूरे फैमिली में तो आपका कम से कम कोई एक बच्चा ऐसा बन जाए अगले जनरेशन में कि जो करप्ट ना हो। ये बात है, ये आपकी इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने 10, 20, 50 साल की ज़िंदगी में कितना काम कर दिया है, कुछ काम में हज़ारों साल लगे। डिपेंड करता है उस आदमी की इन्फ्लुएंस कितनी पहुंचा पाता है, अपने व्यक्तित्व को कितना बड़ा कर पाता है, कौन कितने बड़े स्टेज पर जा सकता है, ऐसे तो इस पर डिपेंड रहेगा। सर, गोल्ड हम आज ले या 2 दिन बाद ले, उसमें कोई चेंज तो नहीं आने वाला, लेकिन उसके रेट क्यों आगे पीछे हो जाते? उसका मार्केट वैल्यू बोलते हैं उसको। मार्केट में ऐसा होता है कि जब बहुत सारे मतलब सूरत में अभी समझ लो कि 10,000 किलो एप्पल है, एप्पल आज भी 10,000 किलो, एप्पल 15-20 दिन तक अच्छे रहते हैं, कल भी एप्पल 10,000 किलो रहेंगे, परसों भी रहेंगे। पर बाई चांस कोई फेस्टिवल आ रहा है तो सब एप्पल लेने निकलने वाले हैं, तो उस दौरान एप्पल की कमी हो जाएगी। एप्पल की कमी ना भी हो पूरे स्टेट में तो कम से कम सूरत में पहुंचते देर लगेगी और सब कहेंगे मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो। तो वो जो एप्पल वाला है वो कहेगा जो ज़्यादा भाव देगा उसको दे देता हूँ, दूसरे दिन कम भी हो सकते हैं क्योंकि वो एप्पल पहुंच जाएंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई पर रेट, आप कॉमर्स में पढ़, हमारे यहाँ तो भाई लोग पढ़ते हैं कॉमर्स, कभी कभी आते हैं, मतलब जब उसको फ्री होते हैं तब। तो कॉमर्स में उसको बोलते हैं डिमांड और सप्लाई, है ना। डिमांड और सप्लाई पर, सप्लाई जितनी है सिटी में, स्टेट में, देश में, और डिमांड बढ़ती है और तुरंत सप्लाई नहीं आता तो भाव बढ़ जाते हैं।
डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गए तो भाव कम हो जाते हैं, उसको डिमांड और सप्लाई पर रेट तय होते हैं, ऐसा कॉमर्स में आता है। स्टेज फियर कैसे दूर कर सकते हैं? स्टेज फियर किस तरह से दूर होता है? आप जिस चीज़ को जानते हो और जो कहना चाहते हो उसका वजूद, उसकी समझ, उसकी ताकत आप जितनी फील करने लगते हो वो ताकत आपकी बात में आ जाती है। स्टेज फियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो बात आप कहना चाहते हो ना, उस बात की कंफ्यूजन स्टेज फियर के रूप में दिखाई देती है। किसी बात को आप तहे दिल से चाहते हो, उसको पूरा जानते हो, उसमें आपको कोई खचकाट नहीं है, सामने वाला क्या मानेगा क्या नहीं उसका परवाह भी नहीं है, तो स्टेज फियर अपने आप दूर हो जाता है, कॉन्फिडेंट आप जाते हैं। कॉन्फिडेंट और कुछ नहीं है, जो बात आप कहना चाहते हो ना उसकी ताकत का खुद को रियलाइजेशन होना उसी को स्टेज कॉन्फिडेंट बोलते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सच में उसको बिलीव करता हूँ। जैसे मैंने आपको बहुत बिगिनिंग में कहा कि पंछी उड़ रहे हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा की गई, करोड़ों अरबों किलोमीटर की यात्रा गई, कहीं हजारों प्लेनेट मिले, कहीं भी पंछी नहीं उड़ रहे, मैं उसको बहुत मजे लेता हूँ, तो मुझे वो कहना अच्छा लगता है, तो मेरी पूरी बॉडी बोलती है। आप ये नोटिस करो, मैं एक भी वर्ड्स बॉडी मूवमेंट के बिना बोल नहीं सकता। आपने देखा कभी? मैं जब भी बात करता हूं तो मेरी बॉडी भी बोलती रहती है, हाँ या ना। वो इसलिए कि मैं तहे दिल से, बॉडी माइंड हार्ट और सॉल से बोलता हूं। मैं वही बात करता हूं, कोशिश करता हूं वही बात करने की जो मैं जीने की कोशिश करता हूं। मैं जी रहा हूं ऐसा नहीं, पर मेरे इरादे नेक होते उस बात में। तो बात जो कहना चाहते हो दुनिया में, जो पहुंचाना चाहता है, उसकी समझ, उसकी डेप्थ, उसकी आपकी क्लियरिटी, आपका कॉन्फिडेंट बनेगा फ्यूचर में। सवाल पैदा होना बहुत मुश्किल है। सवाल न्यूरोलॉजिकल नहीं है, सवाल फीलिंग होती है कि आपको कुछ कमी लगे जीवन में तो कुछ जानने का मन करे। आपको फिर जो मिलता है वो लेफ्ट ब्रेन है, पर जो पैदा करता है सवाल वो राइट ब्रेन है। कुछ कमी लगती है तब कुछ जानने का मन करता है, कुछ को कुछ कमी नहीं लगती है, जैसा है जो भी है। उम्र दराज से मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में गुजर गए 2 इंतजार में, ऐसा एक शेर है, ऐसा एक शेर है। तो ऐसे मतलब 4 दिन लाए थे, 2 ऐसे गुजर गए, 2 ऐसे गुजर गए, उनकी बात नहीं है। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी को टेक्स्ट बुक के बाहर भी पढ़ने की स्टार्ट करो। ज़िंदगी को टेक्स्ट बुक के बाहर भी पढ़ने की कोशिश करो। उसका सैंपल ही दे सकते हैं हम, तो हर साल ये करते हैं कि कुछ नज़र जाए आपका,